हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आपको ये बताया जा चुका है कि परमाणु की संरचना वाला चैप्टर वो समाप्त हो चुका है आपका। उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे आप सभी विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा मतलब आंसर आए हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के पास हो सकता है वीडियो अभी तक पहुंचा ना हो। तो जो लोग वीडियो थोड़ा सा लेट पा रहे हैं उनसे मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला बेल आइकन पुश करें, जिससे आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होगी वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और जिससे आप उसमें दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर पाएंगे, और जल्द से जल्द उसका बाय द वे कोई डाउट्स रह जाते हैं तो उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज हम एक नए चैप्टर का यहाँ पर कहा जाए उद्घाटन करने वाले हैं, मतलब इसका शुभारंभ होने वाला है। और इस चैप्टर में आपको ये जानना है पहले कि तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है, आवर्तता क्या होती है, किसने तत्व ज्ञात थे, और उन तत्वों के लिए जो सारणी बनाई गई उनमें किसका किसका योगदान रहा। इन सारी बातों का निर्धारण आज की इस वीडियो में हम करेंगे। और तत्वों का वर्गीकरण एक तरह से एक ऐसा टॉपिक है आपका जो काफी हेल्प करता है आगे की प्रॉपर्टीज को समझने में, और उसके बारे में जो भी आप नया जानना चाहते हैं, कुछ नया आप बताना चाहते हैं उसमें, तो जब भी आप इस पे कुछ अच्छा स्टडी करेंगे मतलब इस चैप्टर से, तो काफी चीजें आपको इंटरेस्टेड मिलेंगी और बातें काफी अच्छे ढंग से आप समझ भी पाएंगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपका तीसरा चैप्टर है जो आप यहाँ पे कंटिन्यू करने चल रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये डिफाइन कर दूं कि यहाँ तत्व है क्या, तत्व क्या है। एक समझिए ये इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आपका चल रहा है अभी, और इसमें जो भी बेसिक टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे उनके बारे में आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और आप सभी लोग वीडियो को अच्छे ढंग से आप देखिए, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहें उन्हें नोट डाउन करिए आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे तत्व क्या होते हैं। ये सभी को पता है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी विधि का मतलब हुआ भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा हम दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी विधि या माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता है। अब बात यहां आती है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों समझी गई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो देखिए, किसी भी चीज का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि उसका अध्ययन सरल और सुगम हो सके ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कहा जाए कि ज्ञात जो तत्व हैं प्रेजेंट टाइम में या पास्ट में जो ज्ञात थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपसे बात करते तो ये कहते हैं आपसे कि भाई मान लीजिए आप पोटेशियम का अध्ययन करना है आपको, तो आप पोटेशियम के लिए एक अलग बुक बनाते। सोडियम का अध्ययन करना है तो उसके लिए अलग से बुक बनाते। जिंक का अध्ययन करना है तो उसके लिए अलग से बुक तैयार करें। तो इसमें क्या होता भाई, अगर मुझे जितने तत्व का अध्ययन करना हो सबके लिए हम अलग अलग बुक लेके बैठे और इसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को भी मेंशन करें उनके लिए, तो पता लगे एक प्रॉपर्टीज को मेंशन करने के लिए कई तत्वों के हमें 2, 4, 6 बुक लेके बैठना पड़ेगा, जिससे क्या होगी, समस्याएं बढ़ेंगी, समय अधिक लगेगा और रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकलेगा। तो इन्हीं असुविधाओं को
जो देखा जाए, जो ये असुविधाएं हो रही हैं, इन्हें दूर करने के लिए वैज्ञानिकों के मत के अनुसार यह कहा गया कि तत्वों का यहाँ पर वर्गीकरण करना आवश्यक समझा जा रहा है। अगर हम किसी भी तत्व को वर्गीकृत कर ले जाते हैं, उनका वर्गीकरण करा देते हैं, तो हमें आसानी हो जाती है कि अगर हमने किसी एक वर्ग का, किसी एक आवर्त का ये निर्धारण कर लिया, तो हम ये आसानी से कहेंगे इसके गुण क्या हैं, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, घट रही है, इन सब का निर्धारण आप एक ही बार में कर सकते हैं, जिससे आपका अध्ययन, इन तत्वों का अध्ययन सरल हो जाएगा और उसे आप आसानी से आप स्टडी कर भी कर सकते हैं और कम समय में आप अधिक चीजें वहां पे जान सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्गीकरण की आवश्यकता समझी गई। अब आवर्त सारणी की यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि वर्गीकरण जो किया गया उसमें कई वैज्ञानिकों का रोल रहा, जैसे कि एक डोबेराइनर थे, न्यूलैंड थे, फिर लोथर मेयर आए, प्राउस्ट आए ना, कई वैज्ञानिकों का रोल रहा। लेकिन इनमें जो सबसे अहम योगदान था वो मेंडलीव का था। मेंडलीव ने ही सर्वप्रथम एक ऐसी सारणी बनाई जिसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया। हालांकि उनकी सारणी बहुत लंबे समय तक नहीं चली, लेकिन ये कहा जाता है कि आवर्त सारणी को डिस्क्राइब करने वाले, एक तरह से डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो मेंडलीव महोदय। ठीक है, अब पहले इससे संबंधित जो जो टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे, हम उनकी चर्चा आपसे आज इस लेक्चर में करते हैं, फिर इसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो आवर्त सारणी है, जो पीरियाडिक टेबल है मॉडर्न वाली, आपकी जो आधुनिक आप लोग अपने दीवारों पर चिपकाए रहते हैं, आपकी बुकों में एंट्री जब आप जैसे ही सिलेबस को स्टार्ट करते हैं वहां पे आपको दिया जाता है, तो उसमें आप ये ध्यान से देखिए कि जब आप लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहले आपको दिखाए गए यहाँ 2 कॉलम के रूप में, फिर इसके बाद यहाँ ये दिखाएगा, फिर ऐसे यहाँ 6 कॉलम यहाँ दिखाएगा आपको। इस तरह से, ठीक है। इसमें 10 कॉलम बताए गए, ठीक है, ये 10 कॉलम बताए गए। और इसे एक अलग से 2 36 पंक्तियों के रूप में दिखाया जाता है, जहां पे 28 तत्वों को रखा गया है ऐसे, तो वो समझाएगा यहाँ पे। इस तरह से तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब सारणी आपने देखी होगी, जैसे ही आप सारणी को ओपन करते हैं, जो फर्स्ट एंट्री जब आप करते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल 7 36 पंक्तियां आपको दिखाई देगी। मैं यहाँ पे मॉडर्न आपको बता रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट टू राइट जैसे आप इधर चलते हैं ना, तो ये बात होती है हमेशा आवर्त की। जब भी आप आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं और उसमें आप जिस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज को मेंशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को दर्शाना चाहते हैं, और दर्शाने के लिए आपको बाएं से दाएं जाना है, बाएं से दाएं जाना है, तो ये प्रक्रिया हमेशा आवर्त की होती है। किसकी? आवर्त की। यानी कि आवर्त में जब हम किसी भी गुण का उल्लेख करते हैं तो हमेशा हमें बाएं से दाएं चलना होगा, सारणी में बाएं से दाएं चलना होगा, ठीक। अब दूसरा, ये जो ऊर्ध्वाधर दिखाए जाते हैं यहाँ पर, जिनकी संख्या यहाँ पे 18 होती है आधुनिक वाले में, जब हमें किसी भी वर्ग के गुण का वर्णन करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। यानी कि किसी वर्ग के गुणों का उल्लेख करने के लिए आपको वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आना होगा, जबकि आवर्त के किसी गुणों का उल्लेख करने के लिए आपको बाएं से दाएं जाना होगा। यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों का उल्लेख करने के लिए आपको आवर्त और वर्ग प्रयोग करना है। आवर्त में चलने के लिए बाएं से दाएं और वर्ग में चलने के लिए ऊपर से नीचे, ठीक। ये 2 बात समझ में आई सबको? चलिए, अब एक शब्द आता है यहाँ पर आवर्तिता का। हाँ, एक बात और बता दूं इसी में, आवर्त सारणी को लेकर के, जैसे ही आप आवर्त सारणी को ओपन करते हैं, एंट्री जो होती है पहले 2 वर्गों की, उसमें एस ब्लॉक आता है। पहले क्या आता है? एस ब्लॉक। बीच वाला जो आता है वो डी ब्लॉक,
इसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें 10 खाने बनेंगे, आपको ऊर्ध्वाधर मिलेंगे। और इसके जो सबसे अंत में दिखाई देता है वो है पी ब्लॉक, जिसमें 6 खाने ऊर्ध्वाधर दिखेंगे आपको। कितने? 6 खाने दिखेंगे। और जो सबसे नीचे क्षैतिज पंक्तियां दिखाई जाती हैं वो होता है आपका एफ ब्लॉक का। इसका एफ ब्लॉक का। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया है। आवर्त सारणी में तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया है। किसे कौन सा तत्व कहते हैं इसके बारे में आपसे अभी डिस्कस करूंगा। चलिए आगे मैं बता दूं, एस ब्लॉक आपने देखा, डी ब्लॉक देखा, पी ब्लॉक देखा और एफ ब्लॉक देखा। अब मैं आपको एक शब्द बता दूं यहाँ पे, वो है आवर्तता। क्या है? आवर्तता। इसको पीरियडिटी कहते हैं, आवर्तता। अब इस आवर्तता का मतलब क्या होता है? जैसे आप जब क्लास टाइम में देखते थे तो क्या होता था कि एक लिमिटेड ड्यूरेशन के बाद फिर से एक बेल लगती थी, मतलब एक नया बेल आपका स्टार्ट होता था। जैसे फर्स्ट बेल ओवर हुई, फिर 40 मिनट बाद क्या होता था? सेकंड बेल। तो क्या थी उसकी आवर्तता? बार बार पुनरावृत्ति होती थी एक नियमित अंतराल के बाद ना। तो ये कहा जाता है कि अगर हम तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनकी पुनरावृत्ति एक नियमित अंतराल के बाद होती है। तत्वों के गुणधर्मों में, गुणधर्म मतलब भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में एक नियमित अंतराल के बाद, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में एक नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों की पुनरावृत्ति होना ही आवर्तता कहलाती है। समझे आप? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होना ही आवर्तता कहलाती है। ठीक, ये सब समझ में आया सबको? आवर्तता या आवर्ती फलन, आवर्तिता या आवर्ती फलन कहा जाए तो दोनों का अर्थ आपको एक ही समझना है। समझ रहे हैं सब लोग? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आवर्तता को आप समझ गए। अब मैं आपको आवर्त सारणी में वर्ग और वो बता रहा था, मतलब कि आवर्त। तो जब भी आप बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्त होता है। क्या होता है? आवर्त, जो वहां पर कोषों की संख्या का निर्धारण करवाती है। जहां पर वो जितने कोष रहते हैं वही उसकी आवर्त संख्या के बराबर होता है। जितने कोष होते हैं वही उसकी आवर्त की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। और यहाँ देखिए जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें ग्रुप या समूह कहते हैं। उन्हें ग्रुप या समूह कहते हैं आप। ठीक। अब इसके बाद देखिए, जैसे अब आप आवर्त को समझ गए, वर्ग को समझ गए, आवर्तता समझ गए, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सब चीजों को मैंने बताया। और इसके बाद इनमें जो सारी बातें आपकी और होती हैं, जैसे मैं इनको बताना चाहता हूं, पर देख लीजिए इसको, मैं इसको हटा दूं पहले। अब देखिए, जैसे इसमें है क्या कि अगर हम वर्गीकरण करना चाहते हैं इसका, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? वर्गीकरण मतलब आपको बताया भाई कि उसका अध्ययन क्या हो जाए, सरल हो जाए। तो जब सरल अध्ययन करने के लिए आप पहले निर्धारित करते हैं कि एस ब्लॉक कौन सा होगा, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होगा, एलिमेंट। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की जो बात होती है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इसका जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाएगा। किसमें जाएगा? एस उपकोष से प्रवेश करेगा, अंतिम वाला। इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो पी उपकोष में निर्धारित करेंगे भाई, वो डी का है कि एफ का है कि पी का है। इन सब का निर्धारण आप ऐसे ही करेंगे, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाए तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और अगर वो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो, पी उपकोष में जाता है तो पी ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा तो डी ब्लॉक का, और एफ उपकोष में जाता है तो एफ उपकोष का, या एफ ऑर्बिटल का, या एफ जो भी आपका ब्लॉक है उसका कहलाएगा। ठीक है। अब आप आगे देखिए, जो एस ब्लॉक में जो सभी सदस्य होते हैं उनमें मैं आपको ये बता दूं, एस डी एफ, इन तीनों में केवल हाइड्रोजन को छोड़ दें अगर हम, तो सभी ना, एक अपवाद अगर उसमें आप उसकी स्पेशल कैरेक्टर में जाते हैं तो कुछ चेंज मिल सकते हैं,
बट आप ये कॉमन जानते रहिए कि एस, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कॉमनली मेटल होते हैं। कैसे होते हैं? मेटल, मतलब धातु होते हैं। चीज समझ में आ रही है? तो जैसे देखिए यहां पर क्या कहा, एस में, बी में, एफ में, एस बी एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, सिर्फ वो क्या होते हैं? सभी धातु होते हैं। आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जो होते हैं उसमें धातु भी आता है, अधातु भी आता है और उपधातु भी आते हैं। धातु आते हैं, उपधातु आते हैं, अधातु भी आते हैं, सब आते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है। अब देखिए जो टोटल यहाँ पे अगर हम एलिमेंट का डिस्कशन करें कि इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो देखिए एफ उपकोष में या एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट। कितने? 28 एलिमेंट एफ वाले में। डी वाले में टोटल 40 एलिमेंट। कितने? 40। और जो एस वाला होता है, एस वाले में आपके पास 13 एलिमेंट, हाइड्रोजन को सबमिट करके, किसको? हाइड्रोजन को शामिल करके आपको बता रहा हूं। ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास है 37 तक पी ब्लॉक में, सबको ऐड करते हैं आप यहां पर 118 तक ना। इस तरह से 118 तत्व का वर्णन यहां पे हमसे कराया जाता है। क्या क्या बताया जा रहा है आपको पहले कि इसमें जैसे एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट हाइड्रोजन को जोड़ करके, पी ब्लॉक में 37 एलिमेंट, डी में 40 और एफ में कितने? 28 एलिमेंट होते हैं। अब देखिए इनको किस किस रूपों में क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से फॉर्म में, आइए चेक करते हैं। इसको हटा देते पहले। इतनी चीज सब लोगों ने नोट कर लिए ना? देखिए ये भी सिर्फ एक बेसिक टर्म्स बताए जा रहे हैं। ये भी लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का जैसा है, और अगर कुछ डाउट्स रहती हैं, चैप्टर जब भी स्टार्ट होगा आपका अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होना किसी को कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है या फिर क्या बताया जा रहा है। तो आप जब वीडियो को एक दो बार देखेंगे रिवाइज करके तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। आइए चेक करते हैं यहाँ पे। हाँ, यहां देखिए जैसे एस ब्लॉक जो आपका है, एस ब्लॉक जो है इसमें दो वर्ग हैं। एक है फर्स्ट ए, दूसरा है सेकेंड ए। जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में 6 उपवर्ग हैं। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0 ए। इसके बाद डी ब्लॉक में आपका टोटल 10 वर्ग है। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, 8th में 3 ग्रुप आते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट बी एंड सेकेंड, ओवरऑल 10। और एफ ब्लॉक चूंकि ये आवर्त सारणी के बाहर रहता है इसलिए इसमें कोई भी वर्ग नहीं बताया गया। ठीक, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, मिला के कितने वर्ग हो गए? 18 वर्ग हो गए, या 18 उपवर्ग हो गए। आप इन्हें ही कहते हैं। यानी कि पूरी आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। ठीक, चलिए अब आपने यहां पे क्या बताया? एस ब्लॉक में जो कंडीशन आती है, जैसे एक आपका फर्स्ट ए है और सेकंड ए है। फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे क्षारीय धातु। क्या कहलाएंगे? क्षारीय धातु। जितने भी फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या होंगे यहां पर? वो क्षारीय धातु होंगे। और जो सेकंड ए के सदस्य हैं वो कहलाएंगे आपके क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु, ठीक है ना? मतलब फर्स्ट ए के सदस्य जो होंगे वो क्षारीय धातु कहलाते हैं, और सेकंड ए के सदस्य जो रहते हैं वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही सबको? चलिए अब आगे देखिए। मैंने आपसे कहा ना पी ब्लॉक में क्या कंडीशन होती है? धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं और उपधातु भी आता है। तो इसकी अलग अलग आप वर्गों के आधार पर चर्चा करते हैं। और हाँ, आधुनिक रूप से आप जान लीजिए इन वर्गों के जो नाम बताए जाते हैं, जो संख्या बताई जा रही है, फर्स्ट ए को आप 1, इसको सेकेंड। कि जो आपका होता है 13 से स्टार्ट होगा, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। और इसमें जो आता है ये 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये होते हैं। और इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं।
तो इनमें तो हो गया आपका भाई ये जो एस ब्लॉक के होते हैं इन्हें क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु कह रहे हैं आप। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें निरूपक तत्व कहलाते हैं। कौन से? निरूपक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक जो कहलाते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन सा? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक वाला संक्रमण तत्व, पी ब्लॉक वाला निरूपक तत्व, एस ब्लॉक वाला धातु यानी क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। और यहाँ पर जो एफ ब्लॉक के होते हैं ये अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से? अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है आपका एक बेसिक टर्म्स है। एक लेक्चर जो आपको यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण अपलोड किया जा रहा है वो केवल इस बेस पे कि आप चैप्टर को आप समझ लीजिए कि यही आपको आगे पढ़ना है और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगी वो आपका नोट्स रहेगा, अर्थात वहीं से आपको नोट्स अपना प्रिपेयर करना है और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से नोट करेंगे आप। और कुछ भी अगर इसमें डाउट्स रहते हैं किसी के भी, जो बातें समझ में नहीं आई हैं या फिर कुछ और ऐसा होता है तो आप उसे जरूर बताइएगा, मैं उसे शार्ट आउट कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं बस इतना ही रखता हूं और मैंने आपसे बताया कि ये लेक्चर सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है चैप्टर को कि चैप्टर में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी और कैसे यहाँ पे बताई जाएंगी। अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इंट्रोडक्शन का वीडियो है, तो आप इसको एक बार देखिए। कुछ अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक अगला लेक्चर इसी चैप्टर का अपलोड करूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो भी इंट्रोडक्शन के केस में ही रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।